Today's lecture is from chapter number 9, and the topic is Doppler effect. Doppler effect क्या है? When a source of sound and listener move with respect to each other, then an apparent change of frequency heard by the listener takes place. This effect is called Doppler's effect. यानी जब कोई सोर्स ऑफ साउंड और सुनने वाला एक दूसरे की रिस्पेक्ट से मूव करते हैं तो एक्चुअल साउंड की फ्रीक्वेंसी सुनाई देने वाली फ्रीक्वेंसी से तो चेंज हो जाती है। इस रिलेटिव मोशन की वजह से जो चेंज आ रहा है फ्रीक्वेंसी में, इस इफेक्ट को हम डॉपलर्स इफेक्ट कहते हैं। क्योंकि ये पहली दफ़ा क्रिश्चियन डॉपलर नामी एक ऑस्ट्रियन फिजिसिस्ट ने डिस्कवर किया था, एक्सप्लेन किया था, तो इसलिए उसके नाम पर इसे डॉपलर्स इफेक्ट कहा जाता है। ओके जनाब, यहाँ इसकी हमने मिसाल दी हुई है। देखें, जब ये सोर्स ऑफ साउंड मूव करती है तो आप देख सकते हैं कि जो दायरे बने हुए हैं ये वेव को शो कर रहे हैं, वेवलेंथ को शो कर रहे हैं। जब ये गाड़ी लिसनर के नज़दीक जाती है तो ये दायरे करीब आ जाते हैं, यानी वेवलेंथ कम हो जाती है, और जब ये दूर जाते हैं तो वेवलेंथ बढ़ जाती है। इस वेवलेंथ, इस गाड़ी की यानी सोर्स की मूवमेंट की वजह से जो चेंज आ रहा है वेवलेंथ में, यही वजह बनती है फ्रीक्वेंसी के चेंज की, सुनाई देने वाली फ्रीक्वेंसी के चेंज की। और ऐसा जब तक होगा जब तक सोर्स या लिसनर एक दूसरे के हिसाब से मूव कर रहे हैं। तो इसका पहला केस है व्हेन अ सोर्स ऑफ साउंड एंड लिसनर मूव टुवर्ड्स ईच अदर। जब ये लिसनर और ये सोर्स ऑफ साउंड जब एक दूसरे की जानिब मूव करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इन दायरों के दरमियान का फासला चेंज और कम हो रहा है, यानी वेवलेंथ कम हो रही है। वेवलेंथ कम होने की वजह से फ्रीक्वेंसी बढ़कर सुनाई देगी। तो जब सोर्स और लिसनर एक दूसरे की तरफ जाते हैं, एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, तो सुनाई देने वाली फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से बढ़ जाती है। यहाँ केस नंबर 1 के तौर पर हम इसे कंसिडर कर रहे हैं। इसमें जाहिर है फ्रीक्वेंसी चेंज हो चुकी है, फ्रीक्वेंसी चेंज होके एफ डैश और वेवलेंथ चेंज होके लैम्डा डैश हो गई है, तो एपरेंट वेलोसिटी भी चेंज होकर वी डैश हो जाएगी। तो एफ डैश बराबर हो जाएगा वी डैश अपॉन लैम्डा डैश के। यहाँ हमें वी डैश की वैल्यू मालूम करनी है, क्योंकि साउंड भी लिसनर की तरफ जा रही है और लिसनर भी साउंड की तरफ आ रहा है, तो नतीजे में ये वेलोसिटीज ऐड हो जाएंगी, यानी v प्लस वी एल विल बी द एपरेंट वेलोसिटी। अब हमें लैम्डा डैश यानी चेंज वेवलेंथ की वैल्यू मालूम करनी है, तो ये हम सोर्स की रिस्पेक्ट से मालूम करेंगे। साउंड आगे जा रही है और सोर्स उसके पीछे, तो नतीजे में वेलोसिटी हो जाएगी v माइनस वी एस, यानी ग्रेटर वेलोसिटी साउंड की है, इसमें से माइनस कर दिया हमने सोर्स की वेलोसिटी को। जो फ्रीक्वेंसी रिलीज हो रही है ओरिजिनल वो f है, और जो चेंज आया है वेवलेंथ में वो लैम्डा डैश है। यहाँ से लैम्डा डैश हम निकाल सकते हैं, f मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, सो वी विल हैव लैम्डा डैश इक्वल्स टू v माइनस वी एस अपॉन f। तो आप देखें कि हमने जो वेलोसिटी निकाली विद रिस्पेक्ट टू लिसनर और वेवलेंथ जो निकाली वो विद रिस्पेक्ट टू सोर्स, ये दोनों वैल्यूज हम इक्वेशन नंबर 1 में प्लेस कर दें। सो इक्वेशन नंबर 1 विल बिकम f डैश। f डैश इज द एपरेंट फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी जो सुनाई दे रही है, जबकि f इज द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। v प्लस वी एल, ये वैल्यू आ गई हमारे पास v डैश की जगह, और लैम्डा डैश की जगह v माइनस वी एस अपॉन एफ। डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर है तो ये f ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो विल हैव f डैश इक्वल्स टू v प्लस वी एल अपॉन v माइनस वी एस इंटू f। इस फॉर्मूले से हम देख सकते हैं कि जब सोर्स और लिसनर एक दूसरे की जानिब मूव कर रहे हैं
तो सुनाई देने वाली फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। उसकी वजह यह है कि आप देखें न्यूमरेटर में v प्लस वी एल यानी न्यूमरेटर बढ़ रहा है और डिनोमिनेटर v माइनस वी एस यानी कम हो रहा है। तो न्यूमरेटर के बढ़ने से भी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी और डिनोमिनेटर के कम होने से भी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। इट इज शोइंग दैट के द इंक्रीज इन अपरेंट फ्रीक्वेंसी is due to the movement of source and listener। तो सुनाई देने वाली फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी अकॉर्डिंग टू अवर एक्सप्रेशन, द अपरेंट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द लिसनर इंक्रीजेस। ये उस वक्त की बात है जब सोर्स और लिसनर दोनों एक दूसरे की तरफ मूव। इनके दो सब केसेस हैं। वन ए व्हेन अ सोर्स ऑफ साउंड इज मूविंग टुवर्ड्स अ स्टेशनरी लिसनर। टुवर्ड्स का केस है तो हम यही फॉर्मूला ले लेंगे जो अभी हमने ड्राइव किया। और क्योंकि स्टेशनरी लिसनर है, रुका हुआ लिसनर है, तो VL जो है वो 0 हो जाएगा। तो VL की जगह हमने यहाँ 0 प्लेस कर देना है। V प्लस 0 अपॉन V माइनस वी एस इंटू एफ हो जाएगा और F डैश इक्वल्स टू V अपॉन V माइनस वी एस इंटू एफ। ये फॉर्मूला भी हमें ये बता रहा है कि सुनाई देने वाली फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। उसकी वजह मूवमेंट ऑफ सोर्स है, लिसनर तो रुका हुआ है। सोर्स के मूव होने की वजह से डिनोमिनेटर कम हो रहा है, डिनोमिनेटर के कम होने की वजह से अपरेंट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द लिसनर विल बी इंक्रीज्ड। इसका दूसरा केस है 1B व्हेन अ लिसनर इज मूविंग टुवर्ड्स अ स्टेशनरी सोर्स। अब सोर्स रुकी हुई है। टुवर्ड्स का केस है तो फॉर्मूला वही रहेगा, F डैश इक्वल्स टू V प्लस VL अपॉन V माइनस VS इंटू F। लेकिन इस दफा क्योंकि सोर्स रुकी हुई है तो VS 0 हो जाएगा और VS की जगह जब हम 0 प्लेस कर देंगे तो we will have F dash equals to V plus VL upon V into F। According to above expression, the apparent frequency heard by a listener increases। यहाँ भी increase हो जाएगी क्योंकि आपके पास V plus VL upon V है, यानी इस दफा सिर्फ न्यूमरेटर बढ़ रहा है। न्यूमरेटर के बढ़ने से फाइनल आंसर बढ़ जाएगा, हमारे पास सुनाई देने वाली फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। Where V is the velocity of sound या speed of sound। तो ये केसेस हमारे पास लिसनर और सोर्स जब एक दूसरे की तरफ जा रहे हो, टुवर्ड्स जा रहे हो, उस वक्त के हैं। नेक्स्ट हमारे पास when a source of sound and listener move away from each other। जब ये लिसनर और सोर्स एक दूसरे से दूर जा रहे हो, ये देखें आप VL लिसनर दूर जा रहा है, VS सोर्स भी दूर जा रही है, तो आप देखें कि दरमियान के जो साउंड के दायरे हैं इनके दरमियान का फासला बढ़ रहा है, यानी वेवलेंथ बढ़ रही है और साउंड लिसनर की तरफ V वेलोसिटी से जा रही है। तो वेवलेंथ क्योंकि बढ़ रही है तो फ्रीक्वेंसी को कम हो जाना चाहिए, बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसका मतलब सुनाई देने वाली फ्रीक्वेंसी इस दफा कम हो जाएगी। As we know that फॉर्मूला वही रहेगा, V डैश इक्वल्स टू F डैश लैम्डा डैश और F डैश हो जाएगा V डैश अपॉन लैम्डा डैश। यहाँ हमें V डैश की वैल्यू मालूम करनी है क्योंकि इस दफा लिसनर दूर जा रहा है, साउंड उसकी तरफ जा रही है, तो बड़ी स्पीड यानी स्पीड ऑफ साउंड में से लिसनर की स्पीड को माइनस कर दिया। दैट विल बी द अपरेंट वेलोसिटी V माइनस VL। आप देखें इट इज जस्ट ऑपोजिट टू द टुवर्ड्स केस। वहां V प्लस VL था, यहाँ V माइनस VL है। बिल्कुल उसी तरह लैम्डा डैश भी बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा। कंडीशन V माइनस VS इक्वल्स टू F लैम्डा डैश, जबकि इससे पहले टुवर्ड्स के केस में क्या था, V प्लस VS था और यहाँ क्या है V माइनस VS, क्योंकि अब हम अवे जा रहे हैं। सो लैम्डा डैश इक्वल्स टू F यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। लैम्डा डैश विल बी V माइनस VS अपॉन F। इक्वेशन 1 में प्लेस कर दें तो F डैश इक्वल्स टू V माइनस VL अपॉन V प्लस VS इंटू F। यहाँ F डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। F डैश इक्वल्स टू V माइनस VL अपॉन V प्लस VS इंटू F।
यहाँ क्लियरली हमको नजर आ रहा है कि डिनोमिनेटर की वैल्यू कम हो रही है माइनस होने की वजह से, न्यूमरेटर की वैल्यू कम हो रही है माइनस होने की वजह से। तो न्यूमरेटर की वैल्यू अगर कम हो जाए तो आंसर कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, इसकी वजह से भी आंसर या एपरेंट फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, एंड इट इज ड्यू टू द relativistic motion of both the source and the listener which are moving away from each other. तो सुनाई देने वाली फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी। इसके भी दो सब केसेस हैं, जब सोर्स ऑफ साउंड मूव करे स्टेशनरी लिसनर्स से दूर, तो उस सूरत में हमारे पास फॉर्मूला अवे का लगेगा, और क्योंकि लिसनर रुका हुआ है, स्टेशनरी है, तो VL 0 हो जाएगा। F dash equals to V minus 0 upon V plus VS into F. F dash equals to V upon V plus VS into F. तो हमारे पास आप देखें कि न्यूमरेटर तो कांस्टेंट हो गया है, लेकिन डिनोमिनेटर ऐड हो रहा है। डिनोमिनेटर के बढ़ने की वजह से एपरेंट फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, एंड इट इज ड्यू टू द मोशन ऑफ सोर्स। दूसरा केस है 2B, व्हेन अ लिसनर इज मूविंग अवे फ्रॉम द स्टेशनरी सोर्स ऑफ साउंड। तो फॉर्मूला यही अवे वाला लगाएंगे हम, V माइनस वी एल अपॉन V प्लस वी एस इंटू एफ, लेकिन इस दफा सोर्स क्योंकि रुकी हुई है तो VS 0 हो जाएगा। सो वी विल हैव F dash equals to V minus VL upon V plus 0 into F। 0 खत्म हो जाएगा, V minus VL upon V हो जाएगा into F। According to above expression, the apparent frequency heard by listener decreases। यहाँ पे भी सुनाई देने वाली फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी, and it is due to the relative motion of listener। इस तरह हमने देखा कि तमाम टूवर्ड्स के केसेस में सुनाई देने वाली फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है क्योंकि वेवलेंथ अपरेंटली कम हो जाती है, और तमाम अवे के केसेस में सुनाई देने वाली फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है क्योंकि वेवलेंथ बढ़ जाती है। चलिए, इससे रिलेटेड छोटा सा टॉपिक है शॉकवेव का। ये हाई प्रेशर साउंड वेव्स हैं जो कि किसी इलास्टिक मीडियम में, जैसा कि एयर है, वाटर है या सॉलिड में प्रोड्यूस होती हैं। ऐसी हाई प्रेशर साउंड वेव्स को हम शॉक वेव्स कहते हैं। शॉक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय सुपरसोनिक जेट्स। हर वो चीज जो साउंड की रफ्तार से ज्यादा तेजी से मूव कर रही है वो शॉक वेव प्रोड्यूस कर सकती है, जैसे कि सुपरसोनिक जेट्स हैं, लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म में जब तूफान में जब लाइटनिंग होती है उस वक्त भी शॉक वेव प्रोड्यूस हो सकती हैं, और बॉम्ब एक्सप्लोजन्स। Shock waves have ability to destroy the buildings, glasses and other objects because इसमें बेइंतहा प्रेशर होता है, तो जब ये शॉक वेव्स किसी चीज से टकराती हैं तो उसे मुकम्मल तौर पे तबाह भी कर सकती हैं। यहाँ हमने शॉक वेव की एक इलस्ट्रेशन दी हुई है, आप देख सकते हैं कि एक एक्सप्लोजन हुआ है। इस एक्सप्लोजन में आपको नजर आएगा कि एक एक्सप्लोजन से आगे एक वेव यहाँ आपको चलती हुई नजर आएगी। ये शॉक वेव्स हैं, और ये जब किसी चीज से टकराती हैं तो ये उसे मुकम्मल तौर पे तबाह कर सकती हैं। ये देखें आप, यहाँ एक्सप्लोजन हुए और इतनी दूर एक्सप्लोजन के बाद आप देखिएगा कि ये वेव, शॉक वेव्स यहाँ तक पहुंच के इसको डिस्ट्रॉय कर रही हैं, बाकायदा प्रेशर से टकरा रही हैं। आप ये दोबारा देख सकते हैं कि एक्सप्लोजन के बाद साउंड वेव्स शॉक वेव की सूरत में आके यहाँ से टकराई, और बाकायदा महसूस होता है कि कोई चीज टकरा रही है। ये देखें आप, शॉक वेव बहुत दूर मौजूद चीजों को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। फिर है मैक नंबर। द रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ साउंड टू द स्पीड ऑफ सोर्स टू द स्पीड ऑफ साउंड इज कॉल्ड मैक नंबर। सोर्स की रफ्तार को अगर हम साउंड की रफ्तार से डिवाइड कर दें तो ये मैक नंबर कहलाता है, और इसकी एरोडायनेमिक्स में बहुत ज्यादा अहमियत है।
यहाँ Vs से मुराद स्पीड ऑफ सोर्स और V से मुराद स्पीड ऑफ साउंड है। मैक नंबर का मतलब यह है कि अगर मैक नंबर 2 है किसी जहाज का, तो इसका मतलब वो साउंड की स्पीड से दुगनी रफ्तार से उड़ सकता है। इट हैज नो यूनिट बिकॉज इट इज अ रेशियो बिटवीन सेम फिजिकल क्वांटिटीज। ऊपर भी स्पीड है और नीचे भी स्पीड, तो मीटर पर सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये सिर्फ एक नंबर की सूरत में हमें हासिल होता है। ये एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम हमने यहाँ दिया हुआ है। इफ एम्बुलेंस इज साउंडिंग अ सायरन विद 700 hertz, calculate the frequency heard by a listener if the speed of ambulance is 0.3 v and the speed of the listener is 0.1 v when both move towards and away from each other where v is the speed of sound। यहाँ v से मुराद स्पीड ऑफ साउंड है, यानी लिसनर और सोर्स की रफ्तार यहाँ इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ साउंड दी हुई है, यानी 30% ऑफ स्पीड ऑफ साउंड 30% ऑफ स्पीड ऑफ साउंड जो है वो सोर्स की रफ्तार है और 10% ऑफ स्पीड ऑफ साउंड जो है वो लिसनर की रफ्तार है। और हमें दोनों सूरतों में वेलोसिटी मालूम फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, एपरेंट फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, जब ये एक दूसरे की जानिब जा रहे हो या एक दूसरे से दूर जा रहे हो। ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 700 हर्ट्ज है एफ। एपरेंट फ्रीक्वेंसी हमें मालूम करनी है एफ डैश। स्पीड ऑफ सोर्स इज 0.3 v, स्पीड ऑफ लिसनर इज 0.1 v। सबसे पहले हम टूवर्ड्स का केस करेंगे। टूवर्ड्स में एफ डैश इक्वल्स टू v प्लस वी एल अपॉन वी माइनस वी एस है इंटू एफ। तमाम वैल्यूज हमने प्लेस की, vl की जगह 0.1 v आ जाएगा और vs की जगह 0.3 v आ जाएगा। सॉल्व करने पर न्यूमरेटर में हमारे पास 1.1 v हो जाएगा और डिनोमिनेटर में 0.7 v। v और v यहाँ कैंसिल हो जाएंगे, नतीजे में हमारे पास 1.1 डिवाइड बाय 0.7 करने के बाद 1.571 आ जाएगा, जो मल्टीप्लाई होगा 700 से। तो f डैश यानी apparent frequency heard by the listener when both source and listener are moving towards each other becomes 1099.7 हर्ट्ज। यहाँ देखें आप फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, 700 हर्ट्ज से बढ़कर 1099.7 हर्ट्ज हो गई है। अब इसका दूसरा कि जब ये दोनों एक दूसरे से एम्बुलेंस और लिसनर दूर जा रहे हैं, तो हम अवे वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एफ डैश इक्वल्स टू वी माइनस वी एल अपॉन वी प्लस वी एस इंटू एफ। वैल्यूज वही रहेंगी, वी एल की जगह 0.1 वी और वी एस की जगह 0.3 वी हो जाएगा। सॉल्व करने पर यहाँ न्यूमरेटर में 0.9 वी हो जाएगा, 1 माइनस 0.1 और 1 प्लस 0.3 1.3 वी हो जाएगा। यहाँ पे भी हमारे पास v और v कैंसिल हो जाएंगे, so we will have 0.692 into 700, यानी हमने डिवाइड किया 0.9 को 1.3 से और मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 484.4 हर्ट्ज। ये फाइनल apparent frequency heard by the listener when the ambulance and the listener are moving away from each other। तो आप देखें कि यहाँ वैल्यू कम हो गई है।